आपको भी बधाई, हम सबको बधाई, क्योंकि जिस पल का हम इंतजार कर रहे थे वो पल आ चुका है। कितना चैलेंजिंग ये रहता है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी। एक्चुअली काफी चैलेंजिंग है स्पेस फ्लाइट्स। हम्म। दो चीजों की वजह से। सबसे पहले तो ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, फिर वहां सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है, जाना आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रेविटी इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप जाते हैं लौटते हैं, जब आप लौट के आते हैं तो हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है स्पेसक्राफ्ट के साथ। तो इट्स नॉट अ रेगुलर फ्लाइट। इट इट वो काफी कॉम्प्लिकेटेड फ्लाइट होती है। अच्छा प्रणव, मैं थोड़ा ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ 8 दिन की होनी थी, लेकिन 8 दिन से बढ़कर 9 महीने 13 दिन की हो गई। इतना लंबे वक्त तक ऊपर रहना ये कोई आसान बात नहीं है, और मुश्किलें भी बहुत आई होंगी। तो वो चैलेंजेस समझना हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि आज सुनीता को देखकर हम सब खुश हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कितने मुश्किल हालातों में वो वहां पर रही हैं। जी जी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक कंफाइंड स्पेस स्टेशन है। आप के पास इतना मूविंग कैपेसिटी नहीं है वहाँ। हम्म। रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड होते हैं, और आपको उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में रहना होता है, काम करना होता है। जो सबसे ज्यादा स्ट्रेन होता है वो फिजिकल बॉडी का स्ट्रेन होता है, बिकॉज वो इतना लंबे वक्त तक स्पेस में रहे हैं। तो उनका मसल लॉस और बोन डेंसिटी लॉस हुआ होगा, क्योंकि हमारी बॉडीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ग्रेविटी के इफेक्ट्स के अंडर फंक्शन करती हैं। आपकी बॉडी को होल्ड करने के लिए ग्रेविटी लगती है, आपके हम्म। काफी बॉडीली फंक्शंस को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए ग्रेविटी इंपॉर्टेंट होती है, डाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब माइक्रोग्रेविटी में ये दोनों ही चीज, ये जो कार्डिनल चीजें हैं, ये नहीं होती। हम्म। इसकी वजह से दो तीन जो सबसे ज्यादा चीजें होती हैं कि इंटरक्रेनियल प्रेशर जो आंख का होता है वो बदल जाता है, और उसकी वजह से विजन इम्पेयरमेंट होने लगता है। मसल लॉस, क्योंकि आपकी बॉडी फोर्स को कोई रिस्पॉन्ड कर नहीं रही है, तो वो मसल आपकी बेसिकली चल नहीं रही। तो मसल लॉस होता है, बोन डेंसिटी रिडक्शन होता है, क्योंकि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आप कितने ही खा सकते हैं, एक टाइम के बाद वो सैचुरेट होने लगते हैं, जैसा कि आप बॉडी में हम ये मेडिसिन हमें समझाती है। पर उसके अलावा एक 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 कंफाइंड एनवायरनमेंट में रहने से एक स्ट्रेस भी डेवलप होता है, एक फैटीग फैटीग आता है। और जब आप 8 9 दिन के लिए प्लान करके गए थे, पर वो उसको 9 महीने 13 दिन हो जाते हैं, तो वो एक इट स्टार्ट्स वेयरिंग ऑफ आपको। वो इफेक्ट करने लगता है। बट बात यह है कि एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रेनिंग से गुजरते हैं। जब उनका सिलेक्शन होता है या जब भी वो जाते हैं, तो उनको ये अंदाजा तो होता है कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है स्पेस में। पर हम्म। बात दरअसल ये है कि जब तक आप स्पेस में जाते नहीं है, तब तक वो अंदाजा सिर्फ अंदाजा होता है। ये वैसी बात है कि आपको थियोरेटिकली कार तो चलाना आता है, पर जब आप कार चलाने लगते हैं तो वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। हम्म। इन सब के बावजूद, इस सब के एडिशन में एक जो जो सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड हमें बहुत सारे रेडिएशन से बचा लेती है। स्पेस में वो रेडिएटिव वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो वहां किस तरीके के रेडिएशन एक्सपोजर हुआ होगा बॉडी को, और उससे क्या चेंजेस हुए होंगे, ये अभी जब वो आएंगे तब हमें पता चलेगा। हम्म। कई बार ऐसा होता है कि लॉन्गर एक्सपोजर होने की वजह से रेडिएशन के अनइंटरप्टेड सेल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो वो हमें देखना पड़ेगा, क्या डीएनए स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंज हुए हैं, क्योंकि सोलर रेडिएशन भी है, इंटरगैलेक्टिक रेडिएशन भी है, इंटरस्टेलर रेडिएशन भी है, कॉस्मिक रेडिएशन भी है। अलग अलग तरीके के रेडिएशन हैं। अब वो किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं इतने लॉन्ग टाइम, तो वो वो काफी इंटरेस्टिंग स्टडी होगी। बट उस सब के अलावा कम्युनिकेशन डिलेज होते हैं कई बार। इक्विपमेंट फेलियर, जैसा कि हम जानते हैं, वो हो गया था, जिसकी वजह से ये आ नहीं पाए।
और वो हर बार वो नासा ने बहुत कोशिश करी अलग अलग मिशंस को डिजाइन करने की, पर बात यह है कि द प्राइस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मच। तो आप चांस नहीं ले सकते, तो जब तक आप श्योर नहीं है तब तक आप उन्हें वापस नहीं ला सकते। तो जब वो अपॉर्चुनिटी बनी उन्हें वापस लाने की, तब वो ला पाए। तो उसमें उसमें जो वक्त लगा तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा। बट जो इसका अपसाइड ये है कि इन सारे चैलेंजेस के बावजूद बुच विल्मोर और सोनी विलियम्स दोनों ने काफी एंड्योरेंस दिखाया। अब वो एंड्योरेंस उनका अकेले का नहीं है, वो एंड्योरेंस ह्यूमन सिविलाइजेशन का है। हमें पता है अब कि जो सिविलाइजेशनल पोटेंशियल है उसकी एंड्योरेंस कितनी ज्यादा हाई। तो ये अच्छी बात है। ये स्पेस हिस्ट्री में आई थिंक ये स्पेस अचीवमेंट आई थिंक ह्यूमन हिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट